नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन क्लास में। आज की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी से काव्यखंड के चौथे अध्याय से आज हम एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ने वाले हैं, जिस कविता को सुमित्रानंद पंत जी ने लिखा है। तो पहले हम सुमित्रानंद पंत जी के बारे में देख लेते हैं कि सुमित्रानंद पंत जो है वो कैसे कवि हैं, कौन कौन सी उन्होंने रचनाएं की हैं और एक इनका साहित्य में उनका क्या स्थान है। ठीक है, तो देखते हैं हम कि इनका मूल नाम देखा जाए तो मूल नाम जो है वो गोसाई दत्त जी है। ठीक है, इनका मूल नाम जो है वो गोसाई दत्त है। इनके बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के चतुर कवि, ये इनके नाम हैं। ठीक है, तो इनके जन्म जो है 1900 में कोसाली जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, इनकी रचनाएं जो हैं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, ये ऐसी बहुत सारी की रचनाएं हैं। ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति का और मनुष्य का क्या संबंध होता है अपने कविताओं के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है। और ऐसी कई कविताएं हैं जिन्होंने प्रकृति का और देश, कुछ विषय ऐसे रहे इनके जो इनको अति प्रिय थे, जैसे प्रकृति और देश। प्रकृति हमारे लिए क्या करती है, हमें प्रकृति कौन कौन से उपहार देती है, उनका हम कैसे मूल्य चुका सकते हैं, साथ में इस देश से हमें क्या मिला, इस देश में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं, ये सारे बिंदु जो हैं इन्होंने अपनी कविता में लिखे हैं। तो अगर इनके सम्मान दिए जाए तो सम्मान के बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान जो होते हैं साहित्य जगत में, वो इन्हें महत्वपूर्ण सम्मान भी प्रदान किए गए हैं। जैसे कि आप ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पद्मभूषण पुरस्कार, ये तीन पुरस्कार जो एक साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान कहलाते हैं, वो भी इन्हें अपनी कविताओं पर मिले हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। ठीक है, और ये छायावाद के 4 स्तंभ में से एक थे। अब स्तंभ क्या होते हैं, स्तंभ क्यों कहा गया उन लोग को, इन्होंने कैसी कविता लिखी हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसके छायावाद में आपको पढ़ने से मिलेंगी। तो जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे उसमें छायावाद क्या होता है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो छायावाद क्या होता है, छायावाद की विशेषता क्या होती है, छायावाद के स्तंभ और कौन कौन से हैं। तो छायावाद के स्तंभ तो एक ये हो जाते हैं, 4 स्तंभ माने जाते हैं। तो पंत जी हैं, सुमित्रानंद पंत जी। दूसरे नंबर पर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी कविता भी आपको मिलती होंगी। ठीक है, महादेव वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद, ये 4 स्तंभ कहलाते हैं। इन 4 स्तंभों से मिलकर ही छायावाद की रचना हुई थी। छायावाद को एक अलग ही नाम से अलग ही स्थान हिंदी साहित्य में प्राप्त है। इनकी बहुत सारे विशेषताएं छायावाद की, वो हम छायावाद जब पढ़ेंगे, उसका इतिहास पढ़ेंगे, उस इतिहास में इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो आज हम चलते हैं, देखते हैं कि इस कविता में वे आंखें, कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है कि वे आंखें मतलब उस आंखों से कवि ने किसने दुख देखे हैं। ठीक है, कितने दुख देखे हैं, ये कविता जो है वो लिखी गई थी आपके जब भारत गुलाम था। तो उस गुलामी के दौरान कितने दुख होते हैं, आज देखा जाए तो कितनी सारी जो समाज की कुरीतियाँ हैं, समाज के जो ऐसे काम हैं जो काम अच्छे नहीं माने जाते हैं, कितने सारे काम आज भी उन पर मतलब प्रारंभ से ही वो चले आ रहे हैं, साथ में उन पर आज भी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पर इसके पहले जब अंग्रेजी शासन था तो उस शासन में अगर उन कामों को, उन कुरीतियों को बंद भी करना है तो उसके लिए भी सारे लोगों को इकट्ठा होना पड़ता था। और कई कुरीतियाँ ऐसी हैं, कई ऐसे काम हैं जो बलिदान मांगते थे। तो एक कवि का महत्व क्या होता है हिंदी साहित्य में देखें हम तो देश को आज़ाद कराने में जितना महत्वपूर्ण स्थान जो है क्रांतिकारियों का है, उतना ही महत्वपूर्ण स्थान जो है कवि का भी होता है। कवि अपनी कविताओं के माध्यम से देश को जगाने का प्रयास करता है। देश के जो इंसान जो सो चुके हैं, जो जानते नहीं कि आज़ादी क्या होती है, उन्हें जगाकर आज़ादी दिलाने का काम करता है।
तो अगर हम देखें इस कविता में है वे आंखें, तो इस कविता में आपको पढ़ने क्या मिलेगा, तो वो देखते हैं किसान क्या होता है, किसान के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं, किसान को कौन कौन से दुख होते हैं। आज देखा जाए तो आज का किसान भी कहीं ना कहीं परेशान है। कई आप सुनते होंगे कि कई किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, पैसों से परेशान होकर, घर से परेशान होकर, गरीबी से परेशान होकर, मजबूरियों से परेशान होकर कई किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जब किसानों की स्थिति आज भी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है, तो आज से कई साल पहले जब देश गुलाम था तब किसानों की स्थिति कैसी होगी। तो वही स्थिति को कविता के माध्यम से कवि जो है आपको बताना चाहता है कि किसानों की स्थिति के लिए आज से नहीं, जब देश गुलाम था उस समय से प्रयास जारी है, और ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक किसानों की स्थिति सुधर नहीं जाती। तो अब किसानों की स्थिति पहले क्या थी, आज देखा जाए तो आज जो है कुछ किसानों की स्थिति ऐसी है कि जो पर गरीब किसान देखे जाए कि जिनको खेती के बल पर ही वो अपना खाना और सारा कुछ परिवार का भरण पोषण करते हैं खेती के माध्यम से, उनकी स्थिति वो अगर खेती भी करते हैं तो कर्ज लेकर खेती करते हैं। तो वही इसमें बताया गया है। और जमींदार क्या होते हैं, गुलामी क्या होती है, उनके कैसे इनको दुख सहन करने पड़ते थे किसानों को, वो दुख भी इसमें बताए गए हैं। क्योंकि गरीब का साथी पहले भी कोई नहीं था, ठीक है। देश की आज़ादी के बाद आज बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, तो आज तो देखा जाए तो गरीबों का सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। पर इसके पहले देखा जाए देश जब गुलाम था तो उस गुलामी के दौरान किसान की परिस्थिति कैसी थी वो इस परिस्थिति में बताया गया। साथ में प्रकृति और किसान का क्या संबंध रहता है, किसान से हम मतलब लगा सकते हैं किसान मनुष्य, तो मनुष्य का और प्रकृति का संबंध कैसा रहता है, क्या उसमें समानता रहती है, वो संबंध भी आपको इस कविता में पढ़ने मिलेगा और देखने मिलेगा। तो ये हमने बता दिया कि इस कविता में क्या है, किस कविता में वो अपनी आंखों से जो उसने एक ऐसा दुख, ऐसी गरीबी, ऐसे किसान की मजबूरियां देखी हैं, उन मजबूरियों को उस कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ठीक है, कवि जो भावुक भी कवि थे, साथ में कवि जो होते हैं वो भावुक होते हैं। ठीक है, उन पे अगर देखा जाए तो अच्छे इंसान ही माने जाते हैं कि उन पे दूसरों का दुख देखते नहीं बनता है। तो अपनी कविता के माध्यम से उसका समाज के प्रति जागृत करते हैं समाज को, कि वो उनके दुख को भी समझें और साथ में जो कुछ प्रयास हो सकता है वो प्रयास करने का प्रयास करें। ठीक है, तो हम देखते हैं इस कविता में वे आंखें के माध्यम से किसान जो है कैसा दिख रहा है कवि को, कैसी मजबूरियां दिख रही हैं, कैसे उस जो भी उस पे गरीबी है वो कैसे दिख रही है, वो इसमें बताई गई है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वे आंखें, अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख नीरो बदन। अब देखो शुरू से देखते हैं, अंधकार की गुहा सरीखी, उनकी आंखें चिंता की सागर में डूबकर, किसानों की जो आंखें हैं वो चिंतित हैं। उनको दिख रहा है कि हम लड़की की शादी कैसे करेंगे, हम लड़की को विदा कैसे करेंगे, हम उनके लिए खाना कैसे लाएंगे, हम समाज में जो एक स्थान है वो कैसे पाएंगे। तो बहुत सारी चिंताएं हैं उसको, तो वो चिंताओं की वजह से उसके आंखें जो हैं वो कैसी हो चुकी हैं, गुहा सरीखी मतलब आंखों पर काले धब्बे आ चुके हैं। ठीक है, आंखों पर काले धब्बे आ चुके हैं उसका चिंता को सोच सोच कर, चिंतित होकर। तो और कौन सी चिंता होती है, उन आंखों से डरता है। कवि कहता है कि उनकी आंखों से मिलाने में कवि का मन जो है वो डरता है कि हम क्या करेंगे, क्या उसके लिए हम कर सकते हैं किसान के लिए, कैसा किसान जो है महसूस करता है। तो उन आंखों को देखकर कवि का मन जो है वो डर रहा है। अंधकारी गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दाव, क्योंकि उनमें दूर दूर तक, जहां तक उन आंखों की गहराई दिखाई देती है, दूर दूर तक बहुत ही ज्यादा दुख जो है, उन पर क्या मजबूरी होती है वो दुख भरा हुआ है। तो
इस कविता में आपको किसान की क्या समस्या होती है, एक गरीबी क्या होती है, एक मजबूरी क्या होती है, वो इसमें बताई गई है। अब दैन्य दुख का नीरव उदाहरण, जो दैन्य दुख है होता है गरीबी का दुख। जो गरीबी का दुख है, गरीबी की मजबूरियां हैं एक गरीब होने की, वो मजबूरियां जो हैं किसान की आंखों में विधिवत रूप से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 पंक्तियों से आप किसान की आंखों के माध्यम से उसकी गरीबी, उसकी मजबूरियां, उसके ऐसी चीज़ें जो एक मजबूर लोग, गरीब या कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो परिवार में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो उसको देखने मिल रही हैं। ठीक, कवि को आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको इस कविता की 4 लाइनों में आपको बताया गया है कि कवि जो है क्या देख रहा है और गरीबी क्या होती है उसकी आंखों में दिख रहा है। अब जो आगे बढ़ती है इस 4 लाइनों में जो है जी, यहाँ पर 2 लिखी है पर आपकी पुस्तक में जो वो 4 लाइन दी है। तो यहाँ पर जो 4 लाइनें हैं उन 4 लाइनों में बताया गया है कि किसान पहले कैसा था। किसान अपने अतीत को याद करता है कि अतीत में कैसा था। अतीत में वो एक स्वच्छंद था, साथ में बहुत सारे कर जो है उस पर नहीं लगाते थे, तो वो स्थिति बताई गई है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। किसान जो था वो कैसे था, पहले स्वाधीन था, स्वतंत्र था, उसको जो करना है वो कर सकता था, और फसल पर जो मेहनत करता है उसकी फसल निकलती है, उस फसल पर भी उसका अधिकार था। ठीक है, तो ये जो है अधिकार जो है किसानों के माध्यम से बता रहे हैं, कवि जो है किसानों के माध्यम से बता रहे हैं। किसान जो है वो क्या स्वाधीन रहा था, पहले स्वाधीन था, उसमें अभिमान भरा आंखों में उसका, उसकी आंखों में अभिमान था। अभिमान था कि हम किसान हैं, हम देश के लिए अनाज पैदा करते हैं, तब देश का भरण पोषण होता है। साथ में ये चीजों का उनका अभिमान था। ठीक है, छोड़ उसे मझधार आज, उस किसान को आज मझधार में छोड़कर, आज 2 रास्ते में छोड़कर, ठीक है, मझधार में छोड़कर कि आज उसकी गरीबी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये मझधार में छोड़कर संसार कगार सदृश वही खसका, और संसार से जो है वो जा चुकी है। ठीक है, उसको मझधार में छोड़, किसान को मझधार में छोड़कर किसान की मजबूरियों को न देखकर आज संसार से लोग उन पर किनारा कर रहे हैं, उसको दूर देख रहे हैं। तो ये पहले का अतीत याद करता है कि पहले कितना अच्छा माहौल था, कितना अच्छे लोग थे, कितना अच्छा शासन था कि किसानों के लिए एक उचित स्थान प्राप्त था, और साथ में किसानों को एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा मनुष्य, एक देश को अनाज देने वाला मानती थी। आगे बढ़ते हैं। लहराते वे खेतों द्रग में हुआ बेदखल अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली तृण तृण में। इन 2 पंक्तियों में, यानी इन 4 पंक्तियों में जो आपकी बुक में, पुस्तक में दी हैं, इन 4 पंक्तियों में भी कवि क्या कहता है कि पहले कैसा माहौल था। लहराते हुए खेत द्रगों में, आंखों में जो है, द्रगनी आंखें होती हैं, आंखों में जो है अतीत के वो खेत जो है वो लहलहा रहे हैं, मतलब चारों तरफ जो खुशहाली का माहौल था वो उसकी आंखों में समाया हुआ है। हुआ बेदखल अब वह, अब जिनसे, अब जो है वो बेदखल हो गया है, अपने ही खेत से किसान जो है बेदखल हो गया है, उसको वैसा माहौल नहीं मिलता है, और जमींदारों ने उनकी खेती को एक कर लगाने के माध्यम से उनकी खेती भी जो है वो स्वयं की खेती न लगकर ऐसा लगता है जैसे वो जमींदारों की खेती कर रहे हैं। हंसती थी उसके जीवन की, उसके जीवन में चारों तरफ हंसती थी, मतलब हरियाली थी, जीवन में एक ऐसा उमंग था, ऐसा विश्वास था, ऐसी प्रतिभा थी कि वो, उसका जीवन जो है खुशहाल था। ठीक है, उसका जीवन जो है खुशहाल था, उसमें उसके जीवन में कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं थी, जब खेत पर उसका अधिकार था। हरियाली तृण तृण से, उसके हरियाली जो है पत्ते पत्ते से, पौधे पौधे से, खेत एक एक कण से उसको हरियाली दिखाई देती थी। तो हरियाली से मतलब वो हरियाली भी है, और साथ में उसके जीवन में जो है हरियाली का माहौल था, खुशहाली का माहौल था। अब ये तो इसके इन पंक्तियों से देखा हमने कि वो अतीत को याद करता है। अभी आप इन पंक्तियों के माध्यम से किसान की पीड़ा को नहीं समझ सकते,
किसान की पीड़ा के लिए आपको और इसके आगे देखकर और जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं वो पंक्तियाँ इसमें आपको पढ़ने मिलेगी। किसान के साथ में कौन कौन सी और पीड़ा होती थी, ये तो पीड़ा कुछ नहीं है, अभी आगे पंक्तियों में किसान की पीड़ा को देखने मिलेगा। तो देखते हैं हम, आंखों में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, उसकी आंखों में, किसान की आंखों में, यानी किसान की और किसान की पत्नी की आंखों में झूमा करता, घूमा करता मतलब दिखता बार बार, कौन, वह उसकी आंखों का तारा, जो उसकी आंखों का तारा था, उसका पुत्र था, जो आंखों का तारा था मतलब पुत्र था, और वह पुत्र जो एक पिता को एक माता को अपने सारे पुत्र पाए रहते हैं, तो वही बताया गया है किसान के पुत्र भी आंखों में क्या करता है, घूमा करता है, दिखता है आंखों में, वह उसकी आंखों का तारा, वह उसकी आंखों का तारा जो है वह दिखता है, घूमता रहता है आंखों में। कारकुनों की लाठी से, जो कारकुन मतलब होता है जमींदारों की, जागीरदारों की लाठियों से, अब उसको क्या हो गया था, जागीरदारों की लाठियों से गया जवानी में ही मारा, उसकी जवानी में, यानी वो भरी जवानी में, उसकी नई नई शादी हुई थी, उस शादी के बाद इसी कर देने के कारण किसानों के सामने ही उसके पुत्र का जमींदारों ने, जागीरदारों ने लाठी से मार मार कर भरी जवानी में ही उसको मार डाला था। तो ये भी पहले आम बात थी, ये चीजें होती थी। कविता के माध्यम से आप जो पढ़ते हैं उसको अगर देखा है तो वो सारी चीजें होती थी पहले, क्योंकि कवि जो है, कल्पना वाले कवि जो है आज के हैं, आज कवि जो है कल्पना वाले भी हैं, वो सारी चीजें भी हैं, पर कुछ जो हैं वो साहित्य कवि जो हैं, पुराने वाले कवि जो हैं, जैसे पंत जी हैं, जो कविता जो है कवि प्रकृति के माध्यम से, साथ में देश के जागृत करने के माध्यम से जो उसमें होता था वो उसमें दिखाई देते थे, कहीं ना कहीं वो घटित होता है। कवि का काम ही यही होता है। पत्रकार जो हैं वही बताते हैं कि आज जो हो रहा है वो उसको समाज से, जो एक व्यक्ति करता है या समाज करता है, तो उसको सारे देश को अवगत कराते हैं अपने माध्यम से। पत्रकार का माध्यम लग रहता है, और कवि जो है कविता के माध्यम से उस परिस्थिति को, उस स्थिति को, उस उनकी दुर्गति को, उस गरीबी को अपनी कविता के माध्यम से दिखाते हैं। तो ये इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो अब आपने अभी तक क्या देखा कि भरी जवानी में ही उसके पुत्र को लाठियों से मार मार कर जमींदारों ने और जागीरदारों ने मार दिया था। अब किसान के ऊपर क्या बीतेगी कि जब गरीबी, ऊपर से गरीबी के साथ एक पुत्र उनका, अब पुत्र जिसकी शादी हो चुकी थी उस पुत्र को लाठियों से मार दिया, जो उसके बुढ़ापे का सहारा है उस सहारे को भी लाठी से मार दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में, आज की कक्षा में हमने इनकी रचना, इनकी सम्मान, इनका मूल नाम, साथ में छायावाद के स्तंभ हैं, सुकुमार कवि कहलाती है, इस कविता में क्या दिया गया है, और एक कविता की कुछ पंक्तियां हमने इस क्लास में पढ़ी हैं। आगे देखने के लिए इसके हम आगे जो है कविता की लाइनें जो हैं वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है।